गर्मी में जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में देवरानी जेठानी की 2 मिनट वाली रसोई। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। पूरा शहर अभी नींद के आगोश में है, लेकिन इस बड़े संयुक्त परिवार की दोनों बहुएं कविता और छाया नींद से उठकर आंख मलते हुए रसोई में पहुंचती हैं। तब कविता कहती है, छाया, तुम जल्दी से बाहर का सारा काम निपटा लो, पूरे घर में झाड़ू लगा लो और अच्छे से पोछा मार देना। तब तक मैं ये बर्तनों का पहाड़ साफ कर लेती हूँ। छाया आंगन में जाती है और झाड़ू लगाना शुरू करती है। झाड़ू लगाने के बाद वो तुलसी के पौधे के पास जाती है। वो लोटे से जल चढ़ाती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। पूजा खत्म करके छाया वापस रसोई में आती है। वो देखती है कि कविता ने एक बहुत बड़ा परात निकाला है और उसमें ढेर सारा पोहा भिगो कर रखा है। कविता बड़ी तेजी से सब्जियां काट रही है। दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? इतना सारा पोहा एक साथ क्यों निकाल लिया है? क्या आज कोई मेहमान आने वाले हैं? नहीं छाया, कोई मेहमान नहीं आ रहे। मैंने सोचा कि आज सबको नाश्ते में सिर्फ पोहा ही दे दूंगी। इससे हमें थोड़ी राहत मिलेगी और काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अलग अलग चीजें बनाने में बहुत समय बर्बाद होता है। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? आप इस घर को इतने सालों से जानती हैं। यहाँ कोई भी एक जैसा नाश्ता नहीं खाता। सबको अपनी अपनी पसंद का अलग स्वाद चाहिए होता है। आप बेकार में मेहनत कर रही हैं। छाया, एक बार कोशिश तो करने दे, शायद आज सब मान जाए। इतनी गर्मी में 5 तरह के नाश्ते बनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कहकर कविता गैस पर चाय का बड़ा पतीला रखती है। तभी रसोई के दरवाजे पर सास मालती और चाची सास सीता एक साथ आती हैं। बहू, ये क्या तमाशा है? इतना सारा पोहा क्यों बना रखा है? क्या आज मोहल्ले वालों को नाश्ता कराने का इरादा है? नहीं माँ जी, मैंने सोचा कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो सबको एक जैसा नाश्ता दे दूं। पोहा हल्का भी होता है और जल्दी बन भी जाता है। अरे कविता, तुम्हें तो पता है कि हम दोनों को सुबह सुबह ढोकला चाहिए होता है। पोहा खाकर हमारा पेट खराब हो जाएगा। और उन दोनों बच्चियों का क्या? वो बिना उपमा खाए कॉलेज नहीं जाती। बिल्कुल सही कहा सीता ने। और सुनो, तुम्हारे ससुर जी और छोटे भाई साहब का आज पकौड़े खाने का बहुत मन है। वो कह रहे थे कि आज गर्मा गर्म पकौड़े चाहिए। और हाँ, तरुण और वरुण के लिए आलू की सब्जी और पराठे बना देना। वो पोहा नहीं खाएंगे। और बादल से भी पूछ लेना कि उसे क्या चाहिए। हाँ, सबके लिए अलग अलग बना लो। हम लोग हॉल में बैठे। जल्दी करना, सबको ऑफिस और कॉलेज के लिए निकलना है। मालती और सीता वहां से चली जाती हैं। कविता और छाया एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। कविता चुपचाप पकौड़े के लिए बेसन घोलने लगती है। तभी 10 साल का बादल उछलता हुआ रसोई में आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे मैगी खानी है। आप मेरे लिए सिर्फ मैगी बना दो प्लीज मम्मी, मुझे भूख लगी है। ठीक है बादल, तू जा, मैं अभी तेरे लिए मैगी बना देती हूँ। छाया, तुम पकौड़े तलो, मैं जल्दी से मैगी और चाय निपटा लेती हूँ। रसोई में काम की रफ्तार बढ़ जाती है। कविता एक तरफ मैगी उबाल रही है, दूसरी तरफ चाय खोल रही है। छाया गर्मा गर्म पकौड़े और ढोकला तैयार कर रही है। पसीने से दोनों के कपड़े भीग चुके हैं। कुछ देर बाद नाश्ता तैयार हो जाता है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार मौजूद है। कविता और छाया सभी के लिए नाश्ता परोस रही हैं। तभी आराधना कहती है, अरे बहू, बहुत देर लगा दी आज। लाओ लाओ, सबसे पहले मुझे चाय दे दो, मेरा सिर फटा जा रहा है। जी दादी माँ। माँ, ये लीजिए आपकी चाय और ये आपका पोहा। आराधना चाय का घूंट भरती है और तुरंत अपना चेहरा सिकोड़ लेती है और वो कप टेबल पर पटक देती है और कहती है, कविता, ये क्या बनाया है? इसमें इतनी शक्कर डाल दी है तुमने। तुम्हें पता है ना कि मुझे शुगर की बीमारी है। क्या मुझे मारने का इरादा है? माफ कीजिए माँ जी, शायद गलती से ज्यादा डल गई। मैं अभी आपके लिए दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। कविता वापस रसोई की तरफ भागती है। छाया बाकी लोगों को नाश्ता सर्व करने लगती है। राधा और मीरा अपनी प्लेटों को घूर कर देखते हुए कहती हैं, भाभी, कितनी बार कहा है कि हमारे लिए जो भी नाश्ता बनाओ वो कम तेल में बनाया करो। देखिए इसमें कितना तेल तैर रहा है। हाँ भाभी, हमारी सारी सहेलियां कितनी फिट और पतली हैं। हमें भी डाइट फ्रेंडली खाना चाहिए। आप तो जानबूझकर हमें मोटा करना चाहती हैं। हमें सिर्फ फ्रूट जूस बनाकर ला दीजिए, हम उसी से काम चला लेंगे। ठीक है ननद जी, मैं अभी जूस निकाल कर लाती हूँ। तभी ससुर जी विनोद पकौड़े खाते हुए कहते हैं, अरे बहू, पकौड़े तो अच्छे बने हैं, पर इसके साथ टमाटर की चटनी नहीं बनाई क्या? जरा जल्दी से चटनी पीस कर ला दो। और बहू, आते आते थोड़ा सलाद भी ले आना। मूली और प्याज काट लेना, पकौड़ों के साथ मजा आएगा। छाया रसोई में आती और कविता से कहती है, मुझे तो लगता है दीदी कि हम खत्म हो जाएंगे, पर इनकी फरमाइशें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। तुम जल्दी से सलाद काटो, मैं चटनी पीसती हूँ। देर मत करो वरना फिर कोई नई फरमाइश आ जाएगी। छाया सलाद काटने के लिए बाहर आंगन की तरफ जाती है। कविता मिक्सी चलाकर चटनी पीसने लगती है। कुछ देर बाद वो चटनी लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। सरिता और कामिनी, जो कि कामकाजी बहुएं हैं, घड़ी की तरफ देख रही हैं। तभी कामिनी कहती है, भाभी, आज तो हमें ऑफिस के लिए बहुत देर हो गई। आप लोगों ने नाश्ता देने में ही इतना समय लगा दिया। अब हम ऑफिस टाइम पर कैसे पहुंचेंगे? हाँ, कामिनी सही कह रही है। आज तो पक्का बॉस से डांट पड़ेगी। भाभी, जब आप लोगों को पता है कि हमें ऑफिस जाना होता है तो समय पर काम क्यों नहीं खत्म कर लेती? सरिता, हम सुबह 5:30 बजे से रसोई में ही हैं। सबकी अलग अलग पसंद का नाश्ता बनाने में समय तो लगता ही है। बहाने बनाना बंद कीजिए। कल से हमें नाश्ता 7:30 बजे तक मेज पर चाहिए।
कविता और छाया के चेहरे पर दर्द साफ दिखता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। तभी तरुण कहता है, कविता आज टिफिन में कुछ अच्छा खाना रखना। हाँ, और मेरे टिफिन में 4 रोटियां ज्यादा रखना, आज मेरा दोस्त मेरे साथ खाएगा। जी। राजेश और राकेश भी नाश्ता करने के बाद खड़े होते हुए कहते हैं, सरिता, कामिनी, तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, हम तुम्हें ऑफिस छोड़ते हुए निकल जाएंगे, देर मत करो। भैया इनको तैयार होने को बोलो तो ये घंटों लगा देती हैं और फिर हम सब लेट हो जाते हैं। तभी शिवानी बुआ बीच में दखल देती हैं, अरे भाई, क्यों मेरी इन प्यारी भतीजियों को तुम लोग डांटते रहते हो? बेचारी ऑफिस जा रही हैं, घर भी देख रही हैं, ये क्या कम बड़ी बात है? देखा बुआ है भाई, इनके सामने भतीजियों को कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ही। वैसे शिवानी सही कह रही है, लड़कियां बहुत मेहनती हैं। बातें करते हुए सभी लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाते हैं। घर में अब सिर्फ कविता, छाया, सास मालती और सीता और दादी सास बची हैं। रसोई में बर्तनों का ढेर लगा है। कविता और छाया रसोई में आकर बर्तनों को देखकर बातें करती हैं। छाया, दादी माँ कह रही थी कि संयुक्त परिवार में सबका दुख दिखना चाहिए, पर हमारा दुख किससे दिखता है? क्या किसी ने पूछा कि हम भूखे हैं? सही कह रही हैं दीदी, सारा दिन हम कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहते हैं, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारा दुख तो जैसे किसी को दिखता ही नहीं। खैर, अब दुख मनाने का समय नहीं है। चलो ये बर्तन धोते हैं और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। दोनों बहुएं सिंक के पास खड़ी होकर बर्तन मांजने लगती हैं। उनकी पीठ और पैरों में दर्द है। ऐसे ही अगले दिन दोपहर में काम खत्म करके वो कमरे में लेटती हैं कि तभी मालती आवाज देकर कहती है, कविता, छाया, कहाँ चली गई तुम दोनों? बाहर आओ जरा। दोनों बहुएं थकी हुई हालत में बाहर आती हैं। अब क्या दिन भर सोती ही रहोगी? दोपहर के 12 बजने वाले हैं। चलो जाओ और जाकर जल्दी से दोपहर के खाने की तैयारी करो। जी माँ जी, हम अभी जाते हैं। दोनों रसोई में जाती हैं और गर्मी की वजह से पसीना दोनों के माथों से टपक रहा है। वो अपना पसीना पोंछती हैं। कविता एक बड़ा सा पतीला निकालती है और उसमें दाल चढ़ाते हुए कहती है, हे भगवान, कितनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे रसोई धधक रही है। दीदी ये देखिए, मेरा तो बुरा हाल हो गया है। छाया, शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। तुम चावल चढ़ाओ, मैं आटा गूंथती हूँ। हमें कम से कम 40 पराठे बनाने हैं। 40 पराठे? दीदी इतने पराठे बनाने में तो घंटों लग जाएंगे, और इस भट्टी जैसी रसोई में खड़े रहना सजा से कम नहीं है। मुझे पता है छाया, पर इन लोगों को ताजी रोटी और पराठे ही चाहिए। तुम सब्जी काटो, मैं आटा तैयार करती हूँ। छाया सब्जी काटने लगती है। कविता 3 बड़ी परातों में आटा निकालती है और उसे गूंथने लगती है। तभी छाया कहती है, दीदी, दादी माँ और बड़े ससुर जी के लिए तो फीकी सब्जी बनेगी ना? हाँ, मैंने उनके लिए अलग से सब्जी बना दी, और हमारे पति और बाकी लोग तो मसालेदार खाते हैं, तो उनके लिए अलग बन रही है। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन सलाद भी तो काटना है। उनके बिना तो ससुर जी का खाना पूरा नहीं होता। हाँ, तुम सलाद काट लो और थोड़ी सी टमाटर की चटनी भी बना लेना। उसके बिना ससुर जी का काम नहीं चलता। दोनों मेहनत से खाना बना रही है। तभी अचानक रसोई की लाइट चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। हे भगवान, लाइट गोल हो गई। अब तो और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। दीदी, मेरा दम घुट रहा है। छाया, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। चलो थोड़ी देर बाहर आंगन में बैठते हैं, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। दोनों जैसे ही रसोई से बाहर निकलने वाली होती हैं, तभी आराधना सामने खड़ी मिलती है और कहती है, क्या हुआ, तुम लोग बाहर क्यों जा रहे हो? खाना बन गया क्या? नहीं दादी माँ, लाइट चली गई है। रसोई में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सांस नहीं आ रही। सोचा 2 मिनट बाहर बैठ जाए। सारी गर्मी तुम्ही को लग जाती है क्या? लाइट नहीं है तो क्या हुआ? खाना तो टाइम से ही बनना चाहिए। वापस जाओ और काम खत्म करो। जी माँ जी। दोनों वापस उस गर्म रसोई में लौट जाती हैं। छाया कहती है, दीदी, इन लोगों को हम पर जरा भी दया नहीं आती। हम मर भी जाएं तो इन्हें बस अपने खाने की चिंता रहेगी। चुपचाप काम करो छाया, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चलो टिफिन पैक करते हैं। खाना तैयार हो जाता है। तभी हरिया नाम का लड़का आता है, जो छाया और कविता से कहता है, छोटी मालकिन, टिफिन तैयार है क्या? मुझे देर हो रही है, साहब लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हरिया, ये लो टिफिन। सब सावधानी से ले जाना और समय पर पहुंचा देना। जी मालकिन, मैं अभी पहुंचता हूँ। हरिया दोनों बहू और दोनों बेटों का टिफिन लेकर चला जाता है। इधर बादल, विनोद, प्रमोद, राधा और मीरा घर आ जाते हैं। वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। कविता और छाया उन्हें खाना परोसती है। खाना खाकर विनोद कहता है, बहू, दाल में नमक थोड़ा कम लग रहा है, जरा नमक का डिब्बा लाना तो। जी ससुर जी, अभी लाती हूँ। और बहू, खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ मिर्च वगैरह तल कर ला दो ना, उसके बिना मजा नहीं आता। कविता मिर्च तलने के लिए रसोई में भागती है। दोनों बहुएं बार बार अंदर बाहर आ जा रही हैं। पसीने की धार उसकी पीठ से नीचे गिर रही है। वो बहुत परेशान है। घर के पुरुष खाना खाकर आराम करने चले जाते हैं और औरतें अभी डाइनिंग टेबल पर ही हैं। कविता रसोई में आती है और छाया से कहती है, छाया, क्या तुमने पानी पिया? मुझे तो प्यास के मारे चक्कर आ रहे हैं। दीदी, पानी पीने का समय कहाँ मिला? अभी तो रायता भी बनाना है। माँ जी ने फरमाइश की है। जल्दी करो, फिर रायता बनाकर हम भी थोड़ा कुछ खा लेंगे, वरना भूखे पेट काम करना मुश्किल होगा। दोनों किसी तरह रायता तैयार करती हैं और अपनी सास को ले जाकर देती हैं। उनकी सास और दोनों नंद खाना खाकर चली जाती हैं। तब दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती हैं। तभी बादल कहता है, मम्मी, मैं पेट भरकर खाना खा लिया, अब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, जाओ आराम करो।
बादल चला जाता है और दोनों बहुएं खाना खाने लगती हैं। अगले दिन दोपहर में खाना खाने के बाद घर के पुरुष आराम कर रहे हैं, लेकिन कविता और छाया के लिए आराम एक सपना है। रसोई बर्तनों के अंबार से भरी पड़ी है और सिंक के पास खड़ी दोनों बहुएं पसीने से लथपथ हैं। गर्मी अपने चरम पर है और पंखा चलने के बावजूद गर्म हवा ही दे रहा है। छाया जल्दी हाथ चलाओ, अगर अभी ये बर्तन साफ नहीं हुए तो शाम की चाय का समय हो जाएगा। मेरी तो कमर जवाब दे रही है, सुबह से एक पल बैठने को नहीं मिला। दीदी मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गई हैं, सुबह से पानी और साबुन में हाथ हैं। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है, बर्तन, चूल्हा और पसीना? कभी कभी लगता है जैसे हम इस घर के सदस्य नहीं, सिर्फ कामगार हैं। दोनों जैसे तैसे बर्तन धोती हैं। बर्तन धोने के बाद दोनों जैसे ही अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाती हैं, तभी हॉल से मालती आवाज देकर बुलाती है और कहती है, अरे बहू जरा मेरी अलमारी जमा देना, काफी उलट पुलट हो गई है वो, और मेरा तो इस गर्मी में कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। अब कविता और छाया कमरे में जाती हैं और सीता की अलमारी जमाते हुए आपस में बातें करती हैं। देख रही हो छाया, दोपहर में 2 घंटे तो मुश्किल से आराम करने को मिलता है, उसमें भी माँ जी और चाची जी हमें अपने काम बता देती हैं। हाँ दीदी वही तो, कभी इनकी अलमारी जमाओ, कभी इनका कमरा साफ करो, कभी उनके कपड़े प्रेस करो। अरे घर में रसोई का ही काम क्या कम है इस गर्मी में, जो ये लोग हमें अपने काम बताने से भी बाज नहीं आते। बातें करते हुए दोनों अलमारी जमा देती हैं और फिर अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन मालती दोनों से कहती है, कविता, छाया, जाओ और जाकर मंडी से ताजी सब्जियां ले आओ, रात के खाने के लिए कुछ नहीं है घर में। दोनों बहुएं थैला लेकर बाहर निकलती हैं। रास्ते में छाया कविता से कहती है, माँ जी खुद नहीं जा सकती क्या? उन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है, खुद कूलर के सामने बैठी हैं और हमें इस आग में भेज दिया। अरे पगली, इसे सजा मत समझ, कम से कम इसी बहाने घर की 4 दीवारी से बाहर तो निकले, ठंडी हवा के झोंके तो मिल रहे हैं, घर की किचकिच से तो दूर हैं। हाँ दीदी आपने सही कहा, घर में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, बाहर तो कम से कम कोई ये नहीं कह रहा कि बहू ये ले आओ, बहू वो बनाओ। चलो आराम से सब्जी लेते हैं। अब बाजार पहुंचती हैं और सब्जियां खरीदती हैं। बाजार में उन्हें अपनी 2 पुरानी सहेलियां आशा और उषा मिलती हैं। आशा कहती है, अरे कविता, छाया, सब्जियां लेने आई हो क्या तुम लोग? कभी बिना काम के बाहर नहीं निकलती, देखो हम तो शॉपिंग करने निकले हैं। वही तो, जब देखो तुम दोनों घर के कामों में उलझी रहती हो। कितनी बार कहा कि हमारे मोहल्ले की किटी पार्टी में आया करो, पर तुम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या बताएं उषा, संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां ही ऐसी हैं, सुबह से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। घर में इतने लोग हैं कि सबकी पसंद का ध्यान रखते रखते हम खुद को भूल गए हैं। हमारी जिंदगी तो बस रसोई और फरमाइशों के बीच सिमट कर रह गई है। किटी पार्टी तो हमारे लिए किसी दूसरी दुनिया की बात है। हमें तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार कब तैयार हुए थे। यार तुम लोग भी ना पूरा दिन काम का बहाना बनाती हो, थोड़ा समय अपने लिए भी निकाला करो, वरना उम्र बीत जाएगी और तुम सिर्फ रोटियां ही बेलती रहोगी। खुद का ख्याल रखना सीखो। कोशिश करेंगे आशा, अभी चलना होगा, देर हुई तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। चाय का समय होने वाला है और माँ जी इंतजार कर रही होंगी। कविता और छाया सब्जी लेकर वापस घर आती हैं और तुरंत रसोई में घुस जाती हैं। रात के खाने की तैयारी शुरू होती है। सभी के लिए खाना बनाती हैं, सभी खाना खाते हैं, अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता जा रहा है और दोनों का रूटीन वही बना हुआ है। कुछ दिन इसी तरह से और बीतते हैं। एक शाम विनोद और प्रमोद हॉल में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। अरे सुनो सब लोग, कल गांव से मेरे कुछ खास दोस्त और उनके परिवार वाले आ रहे हैं। करीब 7-8 लोग होंगे। वो शहर घूमने आए हैं तो हमारे यहाँ ही रुकेंगे और खाना भी यहीं खाएंगे। तैयारी पूरी रखना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, रौनक ही हो जाएगी घर में, गाँव की बातें होंगी। ससुर जी 7-8 मेहमान और घर के इतने लोग, इतनी गर्मी में इतने लोगों का खाना बनाना बहुत मुश्किल होगा। रसोई में खड़ा होना भी मुहाल है। माँ जी अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो अच्छा रहता। हम दोनों अकेले इतना बड़ा प्रबंध कैसे करेंगे? तुम दोनों घबरा क्यों रही हो? सरिता और कामिनी, तुम दोनों कल ऑफिस से छुट्टी ले लो और अपनी भाभियों की मदद कराओ। आखिर मेहमान सबके हैं। क्या माँ जी, आप जानती हैं ऑफिस में कितना काम है, हमें वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती और घर का काम करना तो कितना आसान है। भाभी तो रोज ही करती हैं, कल भी कर लेंगी, इसमें छुट्टी की क्या जरूरत है? बिल्कुल, ऑफिस में फाइलें संभालना और बॉस की बातें सुनना बहुत मुश्किल है। घर में तो बस सब्जी ही काटनी है ना, हम छुट्टी नहीं ले सकते, हमारी सैलरी कट जाएगी। और मेरा तो कॉलेज में टेस्ट है, मैं तो बिल्कुल मदद नहीं कर पाऊंगी, मुझे रात भर पढ़ना है। मेरा भी असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है भाभी, मैं तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आ पाऊंगी। और भाई मैं तो ठहरी बूढ़ी, गर्मी में खड़े होते ही मुझे चक्कर आने लगते हैं। मेरे घुटनों का दर्द तो तुम लोग जानते ही हो, मैं बस दुआ दे सकती हूँ। देखा बहू, सबकी अपनी मजबूरी है, आखिर में तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। आखिर तुम ही तो इस घर की नींव हो। अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि कल दिक्कत ना हो। कविता और छाया बेबसी से एक दूसरे को देखती हैं। अगले दिन मेहमान आ जाते हैं। रसोई में बड़े बड़े गंजों में खाना चढ़ा हुआ है। गर्मी इतनी है कि सांस लेना दूभर है। पसीने की बूंदें चूल्हे की आग में गिर रही हैं। छाया, आज तो तापमान 45 डिग्री पार लग रहा है और ये मेहमानों का खाना ऐसा लग रहा है जैसे किसी हलवाई की दुकान पर काम कर रहे हो। मेरी हालत खराब हो रही है।
दीदी, इन लोगों को जरा भी तरस नहीं आता। मेहमानों को बुला लिया और हमें भट्टी में झोंक दिया। मेरी आंखों में धुआं घुस रहा है और सिर घूम रहा है। किसी को हमारी परवाह नहीं है छाया, बस खाना अच्छा बनना चाहिए वरना बदनामी हो जाएगी। जल्दी से पनीर की सब्जी में बघार लगा और रायता भी बनाना है। मेहमानों के लिए मेज पर नहीं बल्कि नीचे चटाई बिछाई गई है। कविता और छाया भारी पतीले उठाकर लाती हैं और सबको खाना परोसती हैं। मेहमान खाना खाकर तारीफ करते हैं और चले जाते हैं। रसोई अब कबाड़ खाना लग रही है, जिसे देखकर छाया घबराते हुए कहती है, दीदी, अब इन जूठे बर्तनों को कौन धोएगा? मेरी तो हिम्मत जवाब दे रही है, पैर थरथर आ रहे हैं। उठो छाया, काम तो करना ही पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। कविता जैसे ही बड़ा पतीला उठाने के लिए झुकती है, उसे अचानक चक्कर आ जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ती है। पतीला हाथ से छूट जाता है। दीदी, दीदी क्या हुआ? अरे कोई है, दीदी गिर गई, जल्दी आओ। पूरा परिवार रसोई की तरफ भागता है। तरुण कविता को उठाकर कमरे में ले जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है, देखिए, इन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी है। भीषण गर्मी में घंटों खड़े रहने और थकान की वजह से इनका बीपी बहुत लो हो गया है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, हम ध्यान रखेंगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतनी थकी हुई हैं। अगले दिन सुबह होती है। कविता बिस्तर पर लेटी है, लेकिन घर की हलचल कम नहीं हुई है। छाया अकेले रसोई में जूझ रही है। मालती कमरे में आती है। कविता, अब कैसी तबीयत है? देखो, डॉक्टर ने आराम को कहा है, पर रसोई का काम तो रुका नहीं है। छाया अकेली परेशान हो रही है। अगर तुम उठ सकती हो तो थोड़ी मदद कर दो, बस खड़े होकर देख ही लेना। जी माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। कविता लड़खड़ाते कदमों से रसोई में आती है। उसे उम्मीद थी कि उसके बीमार होने के बाद शायद परिवार वाले कुछ समझेंगे, लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शाम के समय दोनों बहुएं छत पर सूखे कपड़े उतार रही थी। तभी उनकी नजर पड़ोस की छत पर पड़ती है, जहां पड़ोसन आशा और उषा अपनी मस्ती में रील बना रही हैं। आशा, तू वहाँ खड़ी हो जा, देख लाइट कितनी अच्छी आ रही है। आज की रील तो वायरल होगी। हम कितने लकी है कि हमारा काम जल्दी खत्म हो गया। बिल्कुल, सुबह का काम निपटा कर कितना टाइम मिल जाता है ना। मैं तो दोपहर भर अपनी ड्राइंग करती हूँ और शाम को रील। जिंदगी कितने मजे में कट रही है, हमें तो कोई रोकने वाला नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर छाया कविता से कहती है, दीदी सुन रही हैं आप? इनके पास अपने शौक के लिए समय है और हमारी जिंदगी तो बस इन बड़े बड़े गंजों और मसालों की गंध में बर्बाद हो रही है। हाँ छाया, तू सच कहती है। वैसे मैंने एक फैसला किया है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी अकल ठिकाने आए। बहुत सह लिया हमने। क्या करेंगी आप दीदी? आप जो भी कहेंगी मैं आपके साथ हूँ। कहानी धरला, मैं बताती हूँ। अगली सुबह रसोई में न तो पकौड़े की खुशबू है, न ही पराठों की आवाज। कविता ने एक बड़े पतीले में पानी उबाला और उसमें ढेरों मैगी के पैकेट डाल दिए। कुछ ही देर में नाश्ता तैयार हो गया और डाइनिंग टेबल पर लाकर सभी को मैगी परोस दी। आराधना मैगी को देखते ही कहती है, बहू, ये क्या तमाशा है? ये पीली पीली सवैया जैसी क्या चीज है? हमारा नाश्ता कहाँ है? पोहा कहाँ गया? माँ जी, ये मैगी है। आज हमें बहुत काम था और थकान भी थी, इसीलिए हमने यही बना दिया। आप चेक कर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है और 2 मिनट में बन गई। कविता, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? इस घर में सुबह सुबह मैगी कौन खाता है? हमें हमारा पोहा और ढोकला चाहिए। ये क्या बच्चों वाला खेल है? माँ जी, आप लोगों का काम कम वैरायटी में तो चलता नहीं है और ज्यादा बनाने की हमें हिम्मत नहीं है, इसीलिए आज सब लोग प्यार से यही खाइए। अरे वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे तो मैगी बहुत पसंद है। थैंक यू मम्मी, रोज यही बनाया करो। वैसे भाभी, कभी कभी चेंज के लिए मैगी अच्छी लगती है। चलिए आज यही खा लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बड़े बुजुर्गों ने बेमन से 2-4 चम्मच मैगी खाई और ऑफिस के लिए निकल गए। फिर जब दोपहर में जब टिफिन खुले तो वहां पे भी सिर्फ मैगी थी। सब्जी रोटी का नामो निशान नहीं था। रात को जब सब खाने की मेज पर इकट्ठा हुए तो वहां पर भी उन्हें मैगी मिली। ये देखकर विनोद कहता है, अरे बहू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सुबह नाश्ते में मैगी, दोपहर में भी मैगी और अब रात को भी। क्या तुम दोनों हमारा पेट खराब करना चाहती हो? मुझे रोटी चाहिए। ससुर जी, आज हमारा भी आराम करने का मन था। मैगी बनाने में मेहनत नहीं लगती, इसीलिए हमने यही बनाया। कविता, मजाक की हद होती है। हमें रोटी सब्जी चाहिए। ये बच्चों वाला खाना हम रोज नहीं खा सकते। भाभी, आपसे एक घर नहीं संभल रहा, हम तो ऑफिस भी संभालते हैं। आप इतनी आलसी कैसे हो सकती हैं? ये बहुत गलत बात है। कामिनी, अगर तुम्हें लगता है कि घर का काम इतना आसान है तो एक दिन तुम क्यों नहीं करके देख लेती? बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल। सब लोग गुस्से में खाना छोड़कर उठ गए। पतीले में अभी भी काफी मैगी बची हुई थी। ये देखकर छाया कविता से कहती है, दीदी अच्छा नहीं लग रहा। सब कितना सुना कर गए हैं, सब भूखे पेट सो गए। कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रही? सुनाने दो छाया, उससे कुछ नहीं होता। जब तक उन्हें तकलीफ नहीं होगी, उन्हें हमारी कीमत समझ नहीं आएगी। ये बची हुई मैगी ले जाकर बाहर गाय को डाल दो, पुण्य भी मिलेगा और काम भी होगा। छाया बर्तन लेकर बाहर जाती है। वहाँ एक गाय माता खड़ी है। छाया मैगी उसके सामने डालती है और हाथ जोड़कर गाय के पैर छूती है और कहती है, हे गौ माता, जो हम सोच रहे हैं उसे सफल करना, इस घर में शांति और समझदारी लाना, सबको सद्बुद्धि देना ताकि वे हमारा दर्द समझें। गाय चुपचाप मैगी खाने लगती है। छाया वापस आती है और बर्तन धोने लगती है। अगले कई दिनों तक यही नाटक चलता रहा। नाश्ते में मैगी, लंच में मैगी और डिनर में मैगी। घर के लोग अब चिड़चिड़े हो गए थे। सबकी सहन शक्ति खत्म हो रही थी। एक दिन आराधना अपनी दोनों पोता बहुओं से कहती है,
बेटा बहुत भूख लगी और मैगी खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, कुछ अलग आज बना देना। ठीक है माँ जी, आज मैगी नहीं बनाएंगे, आज हम आपके लिए कुछ और बनाएंगे, आपको राहत मिलेगी। उस दिन कविता ने सिर्फ फीकी खिचड़ी और दलिया बनाया। मेज पर जब दलिया आया तो ससुर जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब ये क्या है? क्या हम बीमार हैं? कभी मैगी कभी दलिया। क्या इस घर में अन्न खत्म हो गया है या तुम लोग हमें बीमार करना चाहती हो? ससुर जी, मैगी से छुट्टी चाहिए थी तो हमने दलिया बना दिया। अब आप लोग तय कर लीजिए कि क्या खाना है, हमारे पास यही विकल्प है। ये दोनों बहुएं बहुत बेशर्म हो गई हैं, बस बना के रख देती है, कोई खाए या ना खाए इन्हें कोई मतलब नहीं। माँ जी, ये लोग जानबूझकर कर रही हैं, इन्हें बस काम से जी चुराना है। रसोई में तनाव और गर्मी दोनों अपने चरम पर हैं। कविता और छाया ने ठान लिया है कि जब तक परिवार उनकी मेहनत का सम्मान नहीं करेगा वो अपनी इस 2 मिनट वाली रसोई की जिद नहीं छोड़ेंगी। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और रसोई में लगातार मैगी बनती रहती है। एक दिन बादल जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी, आउच, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बादल का रोना सुनकर पूरा परिवार कमरे में इकट्ठा हो जाता है। रोज रोज ये मैगी खिलाओगी तो बच्चे का पेट ही खराब होगा ना। तुम दोनों माँ कहलाने के लायक नहीं हो, बस अपने आराम के चक्कर में बच्चे की जान जोखिम में डाल दी। माँ जी, मैंने तो। अरे चुप रहो कविता, मैं इसे अभी डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तुम दोनों ने वाकई हद कर दी है, घर की शांति भंग कर दी है। तरुण बादल को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा मैगी खाने से इन्फेक्शन हो गया है, इसे अब सिर्फ घर का बना सादा और पौष्टिक खाना ही देना है। सुना तुम दोनों ने? तुम्हारी आलस की सजा इस छोटे से बच्चे को मिली है। क्या अब भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है? तुम दोनों को थोड़ी भी शर्म है? ससुर जी, हमें शर्म है, पर क्या आपने कभी पूछा कि हम इस भट्टी जैसी रसोई में कैसे दिन काटती हैं? क्या आपने कभी देखा कि हम बीमार होकर भी आपके लिए पकवान बनाती हैं? ये क्या जुबान लड़ा रही हो? हम भी बहू रहे हैं, हमने तो कभी शिकायत नहीं की। हमने तो घूंघट में रहकर पूरा खानदान पाला। माँ जी, आपने काम किया होगा, पर तब फरमाइशें इतनी नहीं थी। आज हमें मशीन समझा जाता है, हर किसी को अलग स्वाद चाहिए और वो भी तुरंत। हमारी सेहत का क्या? बहाने मत बनाओ भाभी, घर का काम ही तो है, कोई पहाड़ तोड़ना नहीं। हम ऑफिस में बॉस की फाइलें और क्लाइंट्स को झेलते हैं, वो असली प्रेशर है। अच्छा, अगर घर का काम इतना ही आसान है कामिनी, तो एक चुनौती स्वीकार करो। कल तुम दोनों 1 दिन की छुट्टी लो और रसोई संभालो। सबकी पसंद का नाश्ता, लंच और डिनर बनाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बनाती हैं। अगर तुमने ये कर लिया और शाम तक तुम मुस्कुराती रही तो हम जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे और कभी शिकायत नहीं करेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। तैयार रहिए भाभी, कल आपका ये भ्रम और घमंड दोनों टूट जाएगा। अगली सुबह कविता और छाया आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रही हैं, जबकि सरिता और कामिनी रसोई में पसीने पसीने हो रही हैं। इधर सरिता आवाज देती है, कामिनी जल्दी करो, माची ढोकला मांग रही है। ये पतीला इतना गर्म कैसे हो गया? और ये चाकू, सब्जियां तो कट ही नहीं रही हैं। दीदी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि राई कहाँ है और कड़ी पत्ता कहाँ है। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, पंखा चलने के बाद भी आग जैसी हवा आ रही है। बाहर हॉल में ससुर जी चिल्ला रहे हैं, अरे भाई क्या हुआ? 8:30 बज गए हैं, नाश्ता अभी तक मेज पर क्यों नहीं आया? हमें आदत है समय पर खाने की। बस 2 मिनट पापा जी, बस बन ही गया। सरिता और कामिनी भागती हुई बाहर आती हैं। वो मेज पर नाश्ता रखती हैं। ढोकला चिपचिपा है और पकौड़े अंदर से बिल्कुल कच्चे हैं। ये क्या है? ये ढोकला है या गोंद? ये तो खाया ही नहीं जा रहा और चाय में तो चीनी डालना ही भूल गए तुम लोग। हमें ऑफिस के लिए निकलना है, जल्दी से सादा पराठा और सब्जी बना लाओ, ये सब हम नहीं खा सकते। दोपहर होते होते सरिता और कामिनी की हालत खराब हो गई। 40 पराठे बनाने के चक्कर में उनकी कमर और कंधे दुखने लगे। रसोई की गर्मी ने उनका मेकअप और हिम्मत दोनों टूट गए थे। दीदी, मेरी तो उंगलियां जल गई, मुझे ऑफिस जाना मंजूर है, पर ये रसोई नहीं, यहाँ तो नरक जैसा महसूस हो रहा है। भाभी लोग वाकई ये सब रोज कैसे झेलती हैं? मुझसे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पैर सूज गए। अभी तो रात का खाना बाकी, ऐसा करते कि रात के खाने में मैगी बना लेते। वो दोनों रात की खाने में मैगी बना लेती हैं और सभी को परोस देती हैं। सभी लोग मैगी देखकर गुस्सा करते हैं। तब राजेश कहता है, आप लोगों ने गलत लोगों को चैलेंज दे दिया है, ये तो पहले से ही आलसी हैं। ये चैलेंज कल हम दोनों भाई पूरा करेंगे। सभी लोग उनकी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई छुट्टी लेते हैं और सारा दिन का चाय नाश्ता खाना तैयार करते हुए शाम तक बहुत थक जाते हैं और वो लोग दोनों ही शाम को मैगी बनाकर सबको परोस देते हैं। ये देखकर राधा और मीरा गुस्सा होते हुए कहती हैं, भैया, ये चैलेंज कल हम पूरा करेंगे, आप लोग तो सच में बहुत कमजोर हैं। सभी लोग राधा और मीरा की बातें सुनकर खुश हो जाते हैं। अगले दिन राधा और मीरा रसोई में जाती है और सुबह से ही गर्मी में रसोई में लग जाती है। पहले नाश्ता, फिर खाना और सबकी अलग अलग फरमाइश है। शाम को वो दोनों भी थक जाती हैं और खाने में मैगी बनाकर रख देती हैं। अगला चैलेंज मालती और सीता लेती है। किचन में काम करते हुए शाम तक उनकी भी हालत खराब हो जाती है और वो भी रात के खाने में मैगी बना देती हैं। फिर बारी आती है विनोद और प्रमोद की। वो भी इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते और हार जाते हैं। अंत में सभी लोग दोनों बहू से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो भाभी, हमें अंदाजा भी नहीं था कि आप लोग किस आग में जलती है। ऑफिस का काम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ कम से कम एसी तो होता है, हम लोग वहाँ आराम से बैठकर काम करते हैं। यहाँ तो सिर्फ धुआं और गर्मी है। हाँ भाभी, हम आप पर तंज कसते थे, पर सच तो ये है कि हम सब में से कोई भी एक दिन ये सब मैनेज नहीं कर सका।
हाँ बहू, तुम लोग सचमुच बहुत बड़ा काम करती हो। कविता, छाया, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। हमने भी जवानी में काम किया था, पर तुम लोगों का संघर्ष अलग है। आज की फरमाइशें और ये गर्मी, वाकई ये कोई आसान काम नहीं है। बहू मुझे भी माफ कर दो, मैं भी औरत होकर तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाई। अपनी ही बहुओं को मैं मशीन समझने लगी थी। कविता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम दिन भर किस हाल में रहती हो। कम से कम मुझे तो तुम्हारी हालत समझनी चाहिए थी। हम बस आते थे और हुक्म चलाने लगते थे। आज से सब बदलेगा। अगले दिन से रसोई का माहौल बदल गया। सुबह सुबह ही पूरा परिवार उठ गया है। तरुण आटा गूंथ रहा है, वरुण सब्जियां काट रहा है और नन्हे बर्तन धो रही हैं। देख रही हो छाया, एकता में कितनी शक्ति होती है। आज रसोई भट्टी नहीं लग रही, बल्कि मंदिर लग रही है। सही कहा दीदी। अब रसोई में एग्जॉस्ट फैन और एसी भी लग गया है और सभी साथ मिलकर प्रेम से खाना पकाते हैं और साथ ही बैठकर खाते हैं और सभी कोई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। हर घर की बहुएं भी अपना काम संभालती हैं। आखिर में सब मेल जोड़कर हाथ बटाकर पूरा काम करते हैं और हमारी बहू की 2 मिनट वाली रसोई की कहानी यही खत्म हो जाती है।